साल था 1292। कुबलाई खान के दरबार में 17 साल गुजारने के बाद मार्को पोलो भारत के तटों की तरफ निकले और उन्होंने वहां जो देखा उसने उन्हें सच में हैरान कर दिया। ये एक ऐसी दौलत थी जिसके सामने मंगोल साम्राज्य के खजाने भी आप कह सकते हैं फीके पड़ गए। एक ऐसी जमीन जहां हीरे घाटियों में बिखरे पड़े थे, जहां व्यापारी राजाओं की तरह कीमती रेशम पहनते थे और जहां के बंदरगाह मसालों की खुशबू से महकते थे। ये शब्द खुद मार्को पोलो के हैं और ये उस दौर की दौलत का पैमाना बताने के लिए काफी हैं। ये उस जबरदस्त समृद्धि का पहला सबूत था जिससे उनका सामना हुआ था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और उन राजों से पर्दा उठाते हैं जिन्होंने भारत को मध्यकाल का एक आर्थिक सुपर पावर बना दिया था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मुतफिली साम्राज्य से, जिसे आज हम गोलकुंडा के नाम से जानते हैं। यहीं पर भारत की दौलत का पहला और शायद सबसे चमकदार स्रोत छिपा था। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि 18वीं सदी तक हीरों पर भारत की एक तरह से ग्लोबल मोनोपोली थी। मतलब पूरी दुनिया के हीरे सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके से आते थे और इसी वजह से ये जगह बेहिसाब अमीर थी। पोलो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि व्यापारी मांस के टुकड़े घाटियों में फेंकते थे, फिर बाज नीचे झपट्टा मारकर उस मांस को उठाते जिस पर हीरे चिपके होते थे और अपने घोंसलों में ले जाते। इसके बाद व्यापारी उन बाजों को डराकर भगा देते और कीमती पत्थर इकट्ठे कर लेते। अब हो सकता है कि ये बाज वाली कहानी थोड़ी फिल्मी लगे, है ना? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई वो 100% असली थी। हीरो के ग्लोबल ट्रेड पर भारत का पूरा कंट्रोल था और ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। लेकिन असली खेल तो मुनाफे का था। सोचकर देखिए, भारत में खरीदा गया एक हीरा वेनिस पहुंचकर अपनी कीमत से 10 गुना ज्यादा में बिक सकता था। इसी जबरदस्त मुनाफे ने एक ऐसे व्यापारी वर्ग को जन्म दिया जिसकी दौलत की कोई सीमा ही नहीं थी। हीरो के बाद अब चलते हैं भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की तरफ, यानी मालाबार क्षेत्र। ये इलाका अपने मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर था और दौलत का एक और बहुत बड़ा जरिया था। यहाँ क्या क्या था? काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, इलायची, हल्दी, ये सारी चीजें यहाँ खूब उगती थीं और इन मसालों की पूरी दुनिया में इतनी मांग थी कि मालाबार तट उस मांग का सेंटर बन गया था। लेकिन ये मसाले इतने कीमती थे क्यों? उस समय के यूरोप के बारे में सोचिए। फ्रिज तो थे नहीं, तो यही मसाले खाने को खराब होने से बचाते थे, खराब हो चुके मांस का स्वाद छिपाते थे और हाँ, दावतों में अमीरी दिखाने का एक जरिया भी थे। अब जरा मुनाफे का अंदाजा लगाइए। जो काली मिर्च काली कट में 1 डुकाट की मिलती थी, वही वेनिस में 15 डुकाट तक में बिकती थी। मतलब मसालों से भरा सिर्फ एक जहाज अपने मालिकों को जिंदगी भर के लिए अमीर बना सकता था। लेकिन हीरे और मसाले तो थे ही, पर एक और चीज थी जिसने मार्को पोलो को सच में हैरान कर दिया, और वो थे भारतीय कपड़े। उन्होंने इन कपड़ों को दौलत का एक और अहम स्तंभ बताया, जिनकी क्वालिटी का कोई मुकाबला ही नहीं था। सोचिए, यहाँ के बुनकर ऐसी महीन मलमल बनाते थे जिसे लोग बुनी हुई हवा कहते थे। और यहाँ के रंग, अरे वाह, नील का गहरा रंग जो कभी फीका नहीं पड़ता था, या मजीठ की जड़ से बना वो चटक लाल रंग जो कहीं और मिल ही नहीं सकता था। इन तकनीकों की नकल करना उस समय नामुमकिन था। तो ये सारी दौलत, इसको संभाल कौन रहा था? अब कहानी का रुख उन लोगों की तरफ मुड़ता है जिन्होंने इस बेहिसाब दौलत को मैनेज किया। एक ऐसा व्यापारी वर्ग जो किसी राजकुमार से कम नहीं था। पोलो साफ साफ कहते हैं, ये कोई मामूली दुकानदार नहीं थे, ये इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे। इनकी दौलत जमीन से नहीं बल्कि व्यापार से आती थी। ये बाजार की समझ और सामान की आवाजाही से अपनी किस्मत बनाते थे। और कमाल की बात सुनिए, इन व्यापारियों के काम करने का तरीका आज के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स जैसा था। वो दुनिया भर में अपने एजेंट्स का नेटवर्क बनाते थे, पैसे भेजने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ताकि बिना कैश के भी बड़ा व्यापार हो सके। और अपना सारा पैसा किसी एक जहाज पर लगाने के बजाय वे कई जहाज़ों में थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपना रिस्क कम करते थे। सच कहूं तो ये अपने ज़माने के वेंचर कैपिटलिस्ट, और इनकी दौलत वो दिखती भी थी। पोलो बताते हैं कि ये व्यापारी महीन रेशम पहनते थे। मर्द और औरतें दोनों सोने और मोतियों के गहनों से लदे रहते थे।
और उनके घरों की दीवारें तक कीमती पत्थरों से सजी होती थी। मतलब उनकी कामयाबी साफ नजर आती थी। लेकिन ये दौलत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, इसे समाज में वापस भी लगाया जाता था। कामयाब व्यापारियों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो मंदिर, कुएं और मुसाफिरों के लिए आरामगाह बनवाएंगे। मतलब दौलत के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर चल कैसे रहा था? क्या वजह थी कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने बड़े पैमाने पर फल फूल रही थी? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही थीं। पहली, भारत की लोकेशन जबरदस्त थी, पूरब और पश्चिम के ट्रेड रूट्स के ठीक बीच में। दूसरी, यहाँ के कारीगर बेजोड़ थे, जो दुनिया का बेस्ट सामान बनाते थे। तीसरी, यहाँ बैंकिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स का एक मजबूत सिस्टम था, जिससे व्यापार आसान और सुरक्षित था। और चौथी, क्योंकि भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, हर राजा व्यापारियों को अपनी तरफ खींचने के लिए अच्छी नीतियां बनाता था। इन सब ने मिलकर भारत को ग्लोबल ट्रेड का इंजन बना दिया। और इन सब के पीछे एक प्राकृतिक शक्ति थी, मानसूनी हवाएं। ये हवाएं एक तय समय पर चलती थीं, जिससे समुद्री व्यापार भरोसेमंद बन गया था। व्यापारी पहले से ही अपनी यात्रा की एकदम सटीक प्लानिंग कर सकते थे। तो कुल मिलाकर मार्को पोलो के लिखे से जो तस्वीर उभरती है, वो किसी पारंपरिक या ठहरे हुए समाज की नहीं है। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो बहुत डायनामिक, कमर्शियल और अपने आर्थिक तौर तरीकों में हैरान करने वाला मॉडर्न था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या मार्को पोलो ने जिसे देखा वो असल में ग्लोबलाइजेशन का एक शुरुआती दौर था, जिसका इंजन भारत का अपना हुनर और इनोवेशन था? ये सोचना कि सदियों पहले वैश्विक व्यापार का केंद्र भारत था, आज की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।